सो दिस इज द 7th लेक्चर्स। ओके, आज के सेशन में हम टॉर्क, मोमेंटम, इक्विलिब्रियम्स की बेसिक थियरी की बात करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर्स, ओके, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए थे वो सारे फॉर्मूला जो आपको याद ही होंगे। कौन कौन से फॉर्मूला तो याद होगा आपको सभी को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के है, एक्सेलरेशन के, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम तो बाकी है, सॉरी, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला थे एक्सेलरेटेड मोशंस के, वो सारे बेसिक फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखे थे बच्चों, उसका हम अप्लाई करके आज थोड़े से न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ, लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। इस क्वेश्चन के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि समझ लो हम उसको रेडियस मान सकते, हाँ कि ना बच्चों? आर या पोजीशन वेक्टर भी मान सकते, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी। फर्स्ट थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद हो तो 2 पाई बाई टी था। ओके, 2 पाई जितना एंगल, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगल अपॉन टाइम था ना, एंगल स्क्वायर बाय इन यूनिट टाइम। कितना टाइम? तो 60 सेकंड। ओके, 60 सेकंड में वो कितना, यूनिट हैंड है ना, सेकंड हैंड ही, हाँ, 60 सेकंड में कितना कवर करेगा बच्चों? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जितना एंगल कवर करेगा भाई। हा का नहाना बोल यार, पता चला हो तो। बस, तो रेडियन सेकंड इनवर्स ही आपको एंगुलर वेलोसिटी मिली। दूसरा आपको लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो आपको याद हो तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? कोई भी लीनियर टर्म्स फाइंड करना है तो एंगुलर टर्म्स को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। गॉट इट? एंगुलर वेलोसिटी 5/30 दिया हुआ है, आर की वैल्यू आपको यहाँ 20 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में रखते सारे डेटा। ओके, हर सारे डेटा को 20 सेंटीमीटर में, क्योंकि एक ही टर्म्स है तो क्यों चेंज करें मीटर में, और पॉइंट में आएगा, कंफ्यूज हो गया आप खुद। 2 पाई बाई 3 आंसर ऐसे ही रखना है, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। मीटर सेकंड इनवर्स आएगा, और ध्यान रखना यहाँ रेडियन सेकंड इनवर्स मत कर देना। सेकंड मिल गया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है तो बता सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा बाई टी है, नो डाउट है, लेकिन एक्सेलरेशन यानी कि बच्चों याद हो तो चेंज इन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी होता है। Acceleration is not the single quantity, is the difference of angular velocity in unit time. अब जब आपको याद हो, कोई बता सकता है वेलोसिटी यदि 5 है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? और यार बोलो, वेलोसिटी 5 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? डीवी बाई डी टी, फॉर्मूला याद है ना, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा यार, 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ भी यही चीज एक सेम स्पीड से, कभी ऐसा हुआ कि ये सेकंड हेड जो है 12 बजे यानी कि 12 पर थे ना, तब से ये कितना होता है जनरली 3, यहाँ तक आते धीरे धीरे चलता है, बाद में 3 से 6 फास्ट चलता है। ऐसा होता है कि एक सेम स्पीड से चलता है, सेम। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 0। यार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना यार, v2 माइनस v1 अपॉन टी। यहाँ एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, चाहे कितना भी टाइम लो, ओमेगा चेंज होगा, फिक्स टर्म है, पाई बाई 30 दोनों टाइम 0। ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ऐसी छोटी चीज के अंदर इतनी दिक्कत कर रही है तो क्या कर लोगे बाहर के क्वेश्चन। तो आप रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन ए आर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर, याद आया बच्चों? yes, तो यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सा एक्सेलरेशन पूछा एग्जाम में, ऐसे छोटी छोटी चीज का कंफ्यूजन हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि वो देखो, और रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है।
सही है? वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, एंगल क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है v स्क्वायर बाय आर। v की वैल्यू 2π/3 था, उसका स्क्वायर करोगे और डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 20, सोल्व करोगे 4π स्क्वायर अपन 9 टू जा 180। बोलो कोई डाउट? नो सर। ओके, या बाद में कट कर देना 4 और 180 को। चलो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो सर कितने एक्सेलरेशन पूछे? एंगुलर पूछा, रेडियल पूछा, टेंजेंशियल पूछा। तो बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? जी, अल्फा अल्फा। इंटू आर। एक्सेलरेशन यानी ये रेगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल यानी कि रेगुलर, और रेडियल यानी कि अंदर का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि जो रेडियल, जैसे ये वेलोसिटी थी तो उसको टेंजेंट वेलोसिटी बोल सकते हो आप। इसको क्या बोल सकते हो? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हो। तो सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिया हुआ है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल यानी कि जो रेगुलर एक्सेलरेशन आता था ना, जो सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में सीखे थे, वो एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं यहाँ उसको। कौन सा? लीनियर लीनियर। तो लीनियर एक्सेलरेशन का तो पता ही है कि जैसे लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या किया आपने? ओमेगा इंटू आर, आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वैसे एक्सेल अल्फा को आर से मल्टीप्लाई, अल्फा ही 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बोलो कोई डाउट? बहुत ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम जबरदस्त टॉपिक है। आपको इतना इजी लग रहा है लेकिन इतना इजी नहीं। एग्जाम है ना, ये लीनियर में, रेडियल में, टेंजेंशियल में, एंगुलर में फंस जाओगे। 4 एक्सेलरेशन है, कौन से वाले में कौन सा फॉर्मूला डालोगे? कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, ध्यान देना। चलो क्लियर। अब दूसरा पूछा हुआ है लीनियर एक्सेलरेशन 6। बोलोगे सर ये कैसे आएगा? तो देखो ये जितना आया ना वही इतना ही आएगा रेगुलर एक्सेलरेशन। वैसे इसको लीनियर नहीं बोल सकते, सॉरी मैंने बोल दिया, क्योंकि यहाँ लीनियर अलग से पूछा है। टेंजेंशियल में क्या होता है पता? देखो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली। वैसे ही अभी सेम आता है ये और ये दोनों, लेकिन हर बार जरूर नहीं कि सेम आए। ये ए आर है, याद हो तो मैंने बताया था ये जब टॉपिक समझाया था। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी 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 रेडियल एक्सेलरेशन है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हुआ? उसका रिजल्टेंट। हाँ। याद आया कुछ? तो हाँ टेंजेंशियल और रेडियल का रिजल्टेंट यानी कि अंडर रूट में टेंजेंशियल और रेडियल का स्क्वायर। वैसे तो टेंजेंशियल 0 दिया हुआ है, तो जो रेडियल है वही आपका रेगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो यानी कि 4π स्क्वायर अपॉन 180। ध्यान रखना, मैंने भूल से भले टेंजेंशियल में लीनियर बोल दिया, लेकिन लीनियर ही यदि आपको अलग से पूछे ना तो अलग से निकाल देना, भूल हो गई थी मुझसे। ओके, क्योंकि टेंजेंशियल में ये रेगुलर एक्सेलरेशन आएगा। वैसे तो ये एक ही चीज है जो लीनियर आपने पूछा, लेकिन जो यहाँ क्या है कि ये भी दिया हुआ है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, उस केस में टेंजेंशियल और लीनियर अलग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, 2 एक्सेलरेशन होता है ना, इसलिए। अदरवाइज तो दोनों सेम ही होते, लेकिन जब 2 एक्सेलरेशन होता है तो रिजल्टेंट की वजह से, वेक्टर के रूल्स की वजह से ये दोनों का रिजल्टेंट थोड़ा डिफरेंट मिलता है आपको। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? ना नो सर। सारे टर्म्स क्लियर हो गए थे ना? जबरदस्त यस एक्सेलरेशन सर। सारे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो ये वाला ओमेगा टू माइनस ओमेगा, तो आपको पता है डेल्टा ओमेगा डब्ल्यू। 0। ओके, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। रेडियल पूछे तो वी स्क्वायर बाय आर। टेंजेंशियल पूछे तो अल्फा इंटू आर। और लीनियर एक्सेलरेशन पूछे यानी कि अल्फा पूछे तो अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। कोई डाउट? ना। पक्का ना? नो। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। A truck is moving at the speed of, इनिशियल स्पीड कितनी दी है बच्चों? 54। 54। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5/18। 5/18। 5 3 या 15 मीटर पर सेकंड। 15 50 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ इट्स व्हील R1 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर। अब इसमें मीटर में कन्वर्ट करना 0.5 पड़ेगा। मीटर। ओके, अब पता चला? 5.5 मीटर। अब पता चला क्यों? यस सर। यहाँ आप क्या करोगे, सारे आंसर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर डाल सकते थे। ओके, सेंटीमीटर यहाँ आप, सॉरी, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स यहाँ डाल सकते थे। ओके, क्योंकि एक ही टर्म्स था इसलिए सेंटीमीटर में रखा। और यहाँ क्या है, ये मीटर पर आवर्स में किया तो इसको सेंटीमीटर में नहीं रख सकते।
0.5 मीटर. 0.5. And on applying the brake, the wheel stop after 20 rotations. अब बोलोगे सर ये रोटेशन कहाँ से आया? F. इसका मीनिंग क्या है रोटेशन का? ये क्या दिया हुआ है, बता सकता है? 20 बार व्हील घुमा. On applying the brake, the wheel stops after 20 rotation. यानी कि सब ब्रेक लगाया પછી 20 ब्रेक रोटेशन થાય लगाने के बाद પછી ગાડી 20 ઊભી बार રહી. व्हील्स घुमा. ओके, यानी कि टोटल एंगल कितना कवर हुआ? 20 One. into 360. 20 into 360. एंगल covered in 20 rotation. 40 pi. तो 20 इंटू एक रोटेशन में 2 पाई, तो टोटल 40 पाई. अब डेटा क्या है पता? लिनियर भी दिया हुआ है, एंगुलर डेटा भी, यानी कि वन टाइप ऑफ थीटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही है ना ये तो. हाँ. एंगल यानी कि थीटा. अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पहले जो भी डेटा, जब भी क्वेश्चन में ना पता चले तो पहले जो भी डेटा दिया वो लिख लो, बाद में क्वेश्चन आराम से रीड करो, बाद में डेटा को इंटरकनेक्ट करो, कहां से कौन से वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रक? आपको फाइंड करना है लीनियर डिस्टेंस आर या डी बोल सकते हो. लीनियर डिस्टेंस डी फाइंड करना है. बोलोगे सर लीनियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? ओके नाउ चलो कोई बात नहीं, वो अब देखते हैं. लेकिन दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशंस, यानी कि अल्फा निकालना है. Theta into r. ओके दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ओके ओमेगा आर. हाँ हाँ हाँ. अब देखो रोटेशन कर रहा है, सिचुएशन समझ लो. पहले रोटेट कर रहा था वो, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा था? 15 15 मीटर मीटर पर पर सेकंड. तो v1 15 है, तो उसका एंगुलर में कन्वर्ट करना है तो w1 इज इक्वल टू v1 इंटू आर लिख सकता हूं मैं, या आर v1. एक मिनट उल्टा लिख दिया है, सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया. v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा 1 होता है, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू v1 बाय आर लिख सकता हूँ बच्चों. v1 कितना दिया हुआ है? 15, और आर 0.5. रेडियस है 0.5. 5 ऊपर 10, 5 3 या 30 रेडियन पर सेकंड हुआ. हाँ. Yes. तो इनिशियल स्पीड मिल गई आपको, ये जो रोटेट कर रहा था. अब स्टॉप होगा तो फाइनल स्पीड, इनिशियल ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन. स्टॉप 0. हुआ तो फाइनल पता है कि आपको 0 हो जाएगा. हेलो, आपको पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन. ध्यान रखो, अभी ये डिस्टेंस को हम बाद में देखते हैं, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन इजीली निकल सकता है तो वो कंप्लीट कर लेते हैं. अब बोलोगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन में फाइनल एक्सेलरेशन यहाँ लिख देता हूँ. ओके ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0. मुझे फाइंड करना अल्फा. अल्फा अब बोलोगे सर डायरेक्टली लिख दो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 अपॉन टी. नहीं, देखो ये क्यों नहीं लिख सकते? कोई बता सकता है? हेलो, Time nothing है sir. टाइम. आपके पास टाइम नहीं है. ओके टाइम. हाँ, तो अब टाइम नहीं है, इसलिए कौन सा टाइम के बिना तीन फॉर्मूला थे आपको ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as. इसमें टाइम नहीं आता था. वी स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा. मैंने तो कभी याद नहीं रखा हुआ. लीनियर वाले फॉर्मूला याद रखो, एंगुलर को कन्वर्ट कर दो. कल के लेक्चर्स में मैं स्टार्टिंग में आपको, अभी थोड़ा लेट हुआ इसलिए, अदरवाइज आज ही समझाना था. कल के लेक्चर्स के अंदर, सॉरी परसों के लेक्चर्स के अंदर, यदि पॉसिबल होगा लेक्चर्स तो एडजस्ट करके भी शाम को ले लूंगा यदि एडजस्ट होगा तो मैं आपको एक एनालॉजी बताऊंगा जिसके अंदर आपको एक साइड सारे लीनियर वाले टर्म, एक साइड सारे एंगुलर वाले, सारे लीनियर आ जाएगा, कोई भी एक बाकी नहीं रखूंगा मैं. तो आपको वो सीट भी एटलीस्ट याद रह जाएगी ना, तो इसके न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकोगे. ओके अब चलो, ओमेगा नॉट तो 0 दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करना है. ठीक. हो जाएगा. हाँ. ओमेगा आपको 30 दिया था हाँ. अपॉन 2 इंटू थीटा कितना दिया हुआ है? 40 पाई. ओके बाद में आप सोल्व कर देना, पाई की वैल्यू रख के कर लोगे ना. ओके इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बाद में जब आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट वेरिफिकेशन के लिए काम आएंगे. एक मिनट, नंबर का है इलस्ट्रेशन 3
ओके हाँ, क्या है अल्फा है ना, अल्फा -3.51 -3.51। आप बोलोगे सर क्यों माइनस आया, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक मिनट हो, हमने भूल से क्या डाल दिया पता है? सर हाँ Initial ये level? हाँ इनिशियल, ओमेगा नॉट थोड़ी जीरो है हाँ सर। हाँ फाइनल जीरो था, हाँ इसलिए माइनस में आंसर, इसलिए बता रहा हूँ। ये जीरो था माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये जो इनिशियल यानी कि 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ हमने 1 और 2 लिखा है, या आप इनिशियल और फाइनल लिख सकते हो। ओके ओमेगा नॉट और ओमेगा, तो ओमेगा नॉट जीरो था, इनिशियल सॉरी फाइनल जीरो है, ओमेगा इनिशियल तो है नहीं। ओके चलो कर लोगे ना बाद में, खाली यहाँ खाली माइनस का आगे मैंने जो ये कट कराया तो इसकी जगह ये कट कर देना, तो ये आंसर आएगा आपका अल्फा। अब दूसरा आपको फाइंड करना है क्या, लीनियर डिस्टेंस। कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे लीनियर डिस्टेंस? थीटा इंटू आर। थीटा इंटू थीटा कितना दिया हुआ है, 40 पाई। ओके तो डिस्टेंस, बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चला, देखो कॉमन लॉजिक है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो सकता है, तो एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा नहीं हो सकता, या थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला डाल दो। आर कितना था, आर कितना था, आर शोधવાનો 0.5 0.5 दिया था, चा रेडियस और थीटा 40 पाई 40 पाई, 20 पाई। कर लोगे ना ये? इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूँ आपको, 62 पॉइंट समथिंग आएगी, 62.8 मीटर। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी। आप ऐसे ही मानो कि आप वो लीनियर वाले सम सॉल्व कर रहे हो, बस ऐसा ही था कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 होती थी, इनिशियल दिया होता था और एक्सेलरेशन फाइंड करना होता था, v² 2s वाला फॉर्मूला डाला, बस खत्म। ओके बोलो क्लियर हुआ सभी को? हेलो रेज योर हैंड, हर एक स्टूडेंट्स का अपना हाथ ऊपर चाहिए यदि क्लियर हो तो। ओके गुड, चलो तो आज का टॉपिक जो हमारा था वो स्टार्ट करते। तो पहले तो आपने देखा होगा कि नट को जब हम टाइट करते तो स्पैनर आता है, देखा ना, पाना जिसको बोलते गुजराती में, हिंदी में या पाना, तो आप उससे लगाते होगे, क्लोज भी किया होगा। आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ दिस टू केसेस हु इज यूजिंग द प्रॉपर मेथड, कौन सी मेथड प्रॉपर है? दोनों सेम फोर्स से लगा, फोर्स यहाँ भी 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ भी 5 न्यूटन लग रहा है, सेकंड कौन सही है? चेंज करे, वेरी गुड, सेकंड सेकंड नंबर का सही है। अब बोलोगे सर ऐसा केस है, इससे एटलीस्ट ये तो पता नजीक चल गया से तो घुमाड़વામાં कि हार्ड पड़શે। हाँ फर्स्ट केस है उसमें थोड़ा टफ रहेगा, सेकंड केस में थोड़ा इजी रहेगा। ओके सेकंड केस में पर्सन इजीली क्या लेस एफर्ट से उसको घुमा सकते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सेम ही फोर्स दोनों में लग रहा है, तो कोई भी चीज को जब अब घुमाना होता है यानी कि रोटेशनली फोर्स लगाना होता है, जब हमारा जो फोर्स ऑब्जेक्ट को लीनियर मूवमेंट कर लीनियर मोशन कराने में नहीं, रोटेशनल मोशन रिवोल्यूशंस कराने में यूज होता है, तब वो खाली सिंगल फोर्स हमारा मायने नहीं रखता, फोर्स के साथ एक दूसरी भी क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस मीन्स टू रोटेट अ बॉडी व्हेन इफ द फोर्स रिमेन द सेम, व्हाट मैटर इज वेयर द फोर्स बीइंग अप्लाइड, यानी कि कहां आप फोर्स लगा रहे हो उस डिस्टेंस भी मायने रखता है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। ओके तो वही टेंडेंसी है, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, अदरवाइज तो टॉर्क, दोनों एक ही चीज है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो या तो टॉर्क बोलो। बोलो कोई डाउट? टॉर्क समझ में आ गया बच्चों? एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो फोर्स ऑब्जेक्ट को घुमाने में यानी कि रोटेशनल मोशंस में यूज होता हो, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। ओके अब समझ लो इसको, आप कितना भी यहाँ फोर्स लगाते हो, एग्जांपल ये कहाँ गई यार साइड, सॉरी, हाँ यार समझ लो आपने ये ऐसे फोर्स लगाया तो क्या वो घूमेगी? आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना? ओके तो वो हम डिटेल्स में देखते हैं कौन से डायरेक्शन में कैसे फोर्स लगाना होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क की। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। क्या है समझ लो, आपने ये फोर्स लगाया,
ये आर है और यहाँ आपने फोर्स लगाया एफ। ये एफ और आर का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। बोलो क्लियर। फिर से, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो और जो फोर्स लगा रहे वो दोनों का प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आर क्रॉस एफ। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे वर्क था तो वर्क में एफ इंटू डी डॉट प्रोडक्ट आता था। क्यों? क्योंकि वर्क कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। ध्यान रखना, जब कंफ्यूज हो जाओ कि सर कौन सा प्रोडक्ट लगा है, डॉट और क्रॉस, तो डिपेंड कर रहा है वो कौन सी क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस लगा दो, और स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट लगा दो। ओके, अब ये कंसीडर जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ वो अभी तो आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसकी फिगर मैंने कट कर दी है, लेकिन अभी समझ लो कि ये पॉइंट पी है। कंसीडर द पार्टिकल्स पार्टिकल एट पी फोर्स एफ एंड टू फाइंड द टॉर्क अबाउट ओ। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है और ये एफ है। अपने हिसाब से बना देना, वैसा जरूर नहीं कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है। ओके, हाँ सर। अब पता चल जाएगा, डोंट वरी। मैं अभी एक दूसरा एक टॉपिक लेता हूँ उसके अंदर से। मैग्नीट्यूड, पहले तो ये समझ लो टॉर्क की डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। आगे का है वही चीज है, लेकिन उसमें आपको मैंने वेक्टर के फॉर्म में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे टॉर्क कहाँ लगता है, कैसे लगता है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आर है। आर क्या है पता है ना आपको? कि जहां टॉर्क लग रहा है वहां से जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस जो, रेडियस जैसा भी बोल सकते हो, लेकिन रेडियस अलग है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, ध्यान रखना। ओके, क्योंकि समझ लो ये एग्जांपल 4, तो आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो ये डिस्टेंस आएगा, यहाँ फोर्स लगाए तो ये डिस्टेंस आएगा। तो अब रेडियस तो इसको बोलते हैं ना, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, यहाँ फोर्स लगा तो ये इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, पता चला? इसलिए रेडियस मत मानना। जरूरी नहीं कि लास्ट पॉइंट के ऊपर ही फोर्स लगाते, कोई ऐसा भी हो जो यहाँ फोर्स लगाता हो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा। ओके, जहां फोर्स लगता है ना वहां से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस इतना याद रखो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द फिक्स पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है? ये लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा ये फिक्स पॉइंट है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं आर। थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट आप फील कर सको टॉर्क को। बोलो कोई डाउट? अब टॉर्क है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउट होता होगा आपको। तो कुछ फिगर को समझने का ट्राई करो। थर्ड एक्सिस, यहाँ आपने एफ लगाया, यहाँ है आर, तो ये दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो, ना पता चले ना तो ऐसे भी समझ सकते हो। हाँ देखो, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैंने नहीं बताया था आपको? थंब रूल वाला। थंब रूल्स। फिर भी एक दूसरा देखो, यहाँ देखो, आप देखो, जब जा रहा है ना तो टॉर्क ऊपर लग रहा है, देखो आ रहा है ना तो टॉर्क नीचे लग रहा है। तो फिंगर है ना, फिंगर उसको घुमाओ ऐसे, तो आपकी थंब कहाँ दिखेगा? जैसे वो ये जो चीज घूम रही है उसको फिंगर को ऐसे रखो जैसे ऊपर जा रहा है तो टॉर्क ऊपर लगेगा। अब जब रिटर्न आएगा तो फिंगर इस डायरेक्शन में घूमेगी, आप देख लो नीचे। तो थंब आपका कहाँ दिखता है बच्चों? तो राइट हैंड थंब रूल्स के हिसाब से भी आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। बोलो पता चला बच्चों? कोई डाउट किसी को? डायरेक्शन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नो सर, नो डाउट। पक्का किसी को नहीं है ना डायरेक्शन में डाउट? ओके चलो, वेरी गुड। ओके, जैसे एक एग्जांपल में दूसरा भी एक फील करा दे। ये पॉइंट है, एक रोड है, इस रोड का ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर के यदि आप परपेंडिकुलर लगाओगे ना फोर्स तो घूमेगा, पैरेलल लगाओगे तो नहीं घूमेगा। कोई बता सकते ऐसा क्यों हुआ? थियरिकल I0
जीरो થઈ જાય ને टॉर्क sin का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस एफ था, तो आर एफ साइन हाँ। थीटा होता है। अब देखो आर साइन थीटा होता है। अब समझ लो आपने ये आर वेक्टर यहाँ है और फोर्स भी आपने उस डायरेक्शन में लगा है ऐसे, आर और एफ दोनों पैरेलल है तो घूमेगा नहीं। पता चला कि नहीं? इस रोड को हाँ। आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो खींचेगा, टूटेगा, लेकिन घूमेगा नहीं। यस हर्ष, क्या डाउट है बोल? सर डेफिनेशन रिपीट कर जो। डेफिनेशन कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खत्म। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो एक्स्ट्रा खास समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो लाइन है ना वो, और ये जो फिक्स पॉइंट है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लिखा है ना उसको थोड़ा क्लेरिफाई किया हुआ है ये स्टेटमेंट में कि कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट है वो और लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का ये। क्लियर हर्ष? यदि आपको Yes, sir. याद ना आ रहा है तो ये निकाल देना आप। ये तो थोड़ा आपको टॉपिक को फिल कराने के लिए मैंने बताया हुआ है, न्यूमेरिकल में लोचे ना मारो। बाकी आपको खाली टॉर्क इज इक्वल टू 4 इंटू डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखो तो भी चलेगा। तो पता चला साइन 0 0 हो जाएगा। देखो टॉर्क नहीं मिला, लेकिन आप समझ लो 90 डिग्री पे लगाओगे तो ये फोर्स है वो ऐसे लगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ, तो साइन 90 क्या होता है? 1। मिला आपको टॉर्क आर इंटू एफ। कोई डाउट बच्चों? आई ना। होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हाँ सर। क्लॉकवाइज Yes, एंटी sir. क्लॉकवाइज भी याद रख सकते हो, राइट एंड थंब रूल्स भी याद रख सकते हो, स्क्रू रूल भी याद रख सकते हो। ओके क्यों? क्योंकि इजी इसलिए कि यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। जब भी ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट आए ना तो आर क्रॉस एफ, चलो कोई बता सकता है? आर समझ लो, आर यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी कि फोर्स ऐसे घुमा रहा है। तो कोई बता सकता है इस पॉइंट के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो कहाँ होगा, ऊपर की नीचे? नीचे। अब ना पता नीचे। चले तो क्या करना है? नीचे। आर है, आर को एफ की तरफ कव करो तो अपनी जो फिंगर है ना उसको आर टू एफ यानी कि इस डायरेक्शन में कव करो। जैसे कोई एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं हम उसको, क्लॉकवाइज कव करो तो आपका थंब जो है ना नीचे जाएगा। थंब बम को ध्यान रखना, लगाते रहना, भले खाली हवा में मत इस चीज को एक्सेप्ट करना। ओके अपना थंब, अपनी फिंगर, अपना जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे लेक्चर्स के टाइम पे आपको अपना थंब, अपना फिंगर ऐसे घुमाती है और फील करना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है, अदरवाइज बाद में टॉपिक में नहीं समझ में आएगा ज्यादा। चलो क्लियर हुआ? तो ये हुआ आर का जो फॉर्मूला जो अभी मैंने समझाया, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आर है, सॉरी ये फोर्स लग रहा है और ये आर है, तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम? ये तो आर का, ये क्योंकि आर है उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, हाँ कि ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कंपोनेंट लेते, कौन सा कंपोनेंट लेते बच्चों? ये वाला, आर और एफ। कोई डाउट? ना। ओके बेसिक फंडा है, यू कैन रीड फ्रॉम द पीडीएफ फाइल। ऐसा यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला है, कौन सी क्वांटिटी है, कब एंटी क्लॉकवाइज होता है, कब क्लॉकवाइज होता है, जब थीटा 0 या 180 हो तो टॉर्क 0 होता है, थीटा 90 हो तो 180 होता है, यानी टॉर्क थीटा 90 हो तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। जो अभी मैंने समझा है वही चीज को थियरिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, नथिंग डिफरेंट, राइट? हाँ सर। ओके तो आप रीड कर लेना उसको। हाँ ये लास्ट वाला टॉपिक जो था कि यदि डिस्टेंस ही 0 है या टॉर्क ही 0 है, समझ लो यदि डिस्टेंस ही 0 है या टॉर्क ही 0 है, लाइक एग्जांपल फॉर कैसे बता सकते हो कि ये रोड है और ये आर वेक्टर है, यहाँ ये फिक्स है। अब यहाँ फोर्स लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे तो आपका आर कितना हुआ? 0 हुआ कि नहीं? क्योंकि आपका फोर्स और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ही नहीं। समझ में आ रहा है? आप यहाँ फोर्स लगाते तो ये डिस्टेंस होता, यहाँ फोर्स लगाते तो ये डिस्टेंस होता, यहाँ फोर्स लगाते तो ये डिस्टेंस होता, और यहाँ फोर्स लगाते तो डिस्टेंस 0। तो जब आर 0 यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे वहां से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस 0 है, दैट मींस उस टाइम में भी टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? 0 होगा। डाउट?
और दूसरा कौन से No. कंडीशन में, जब फोर्स ही जीरो है तब भी टॉर्क जीरो हो सकता है। तो टॉर्क जीरो 3 कंडीशन में हो सकता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर द टॉर्क विल बी जीरो, तो बता सकता है 3 कंडीशन कौन सी है? पैरेलल, एक तो थीटा 90 हो, 180 का 0, थीटा 0 या 180 हो तो, रेडियस અને ટોર્ક બે आर 0 जीरो હોય। हो तो, एफ जीरो हो तो, ये 3 कंडीशन ऐसी है, एंगल आर और एफ। इसलिए तो टॉर्क के फॉर्मूला में क्या लिखते हैं हम? एफ आर साइन थीटा, हाँ कि ना? एफ के ऊपर हाँ। भी है, आर के ऊपर भी और थीटा के ऊपर भी है टॉर्क। अब फील हुआ टॉर्क? चलो Yes, नेक्स्ट sir. टॉपिक पे जाते हैं। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड, राइट? अब रीड कर लेना, पता चल जाएगा कि डोर है उसको हिंज के ऊपर फोर्स लगाओ तो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका डिस्टेंस जीरो हो जाता है। ओके, ऐसा सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसीलिए लिखी क्योंकि हैंड रिटन नोट्स अभी नहीं मिल रहे, तो आपको टेम्पररी है, लर्न करने के लिए वन टाइप ऑफ ये नोट ही है, ऐसा समझ लो आप। ओके, चलो नाउ एक नया टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम में ये चीज आपको यदि पूछे तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मैंने अभी तक पूरा का पूरा टॉपिक समझाया ना, वही चीज को रिपीट कर लो। जहां टॉर्क है यहाँ एल लगा दो और एफ है यहाँ पी लगा दो, खत्म। अब देख सकते हो मैंने फिगर भी वही लिखी है, वो स्टेटमेंट में भी मैंने क्या किया पता आपको? ये खाली टर्म ही चेंज किया हुआ है, हम मानोगे नहीं तो। ओके देखो, ये तो भूल भी गया मैं, एक्शन ऑफ फोर्स को मिटाना तो। ओके, तो एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर इंटू P. जैसे कि ये टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ था। तो अब इस टॉपिक में यदि आपको एक्स्ट्रा लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? तो 3 कंडीशन बता सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट बता सकते हो, डायरेक्शन की बात कर सकते हो। ये सारे जो टॉपिक अभी मैंने डिटेल में बताया वो सारी चीज लिख सकते हो, हाँ कि ना? एंगल के बारे में, ऐसा यूनिट के बारे में, उसका डायमेंशन फैक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में, ऐसा सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर देना यदि एग्जाम में पूछे तो। ओके, मैंने यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, यू कैन राइट डाउन बाय योर ऑन सेल्फ by comparing this topic with the torque. okay ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है आईएमपी, इसलिए इसमें ज्यादा मैं टाइम चलाऊंगा। ये क्या है? डायमेंशन શું હશે? डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम है तो आर इंटू पी, तो पी का क्या होता है? पहले यूनिट लिखते हैं। पी का क्या होता है? आर यानी कि क्या होता है? मीटर। मोमेंटम का क्या होता है? मोमेंटम का मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है ना यार। P यानी कि लीनियर मोमेंटम है यार। लीनियर को r के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मिल जाएगा। लीनियर को जैसे लीनियर डिस्टेंस था, ओके, एंगुलर मिला, वैसे ही ये चीज P इज इक्वल टू m इंटू वी। m यानी कि किलोग्राम और वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। बोलो कोई डाउट? यूनिट आएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो ना खुद से। अब तो किलोग्राम यानी कि m1, मीटर स्क्वायर यानी कि L2 और t-1। क्लियर? ओके, बाद में 3 कंडीशन बता सकते हो L अलग करके, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, बाद में थीटा 0 बताओ, थीटा 90 बताओ, 180 बताओ, आर की वैल्यू 0 होता है, एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, ऐसा सब कुछ बता देना। और यहाँ जो हो बाद में एक ऐसा मस्त ग्राफ बना देना, ये आर है, ओके, ये मोमेंटम है P है, ये फिक्स पॉइंट है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम L ऊपर की डायरेक्शन में होगा यदि ऐसे होगा तो, यदि ऐसा होगा तो नीचे होगा, ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना जो टॉर्क में समझाए वो। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशंस बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, लेकिन लेस देन 1 मिनट बची है तो एक काम करो, फटाफट से रीजॉइन कर दो लेक्चर्स को, चलो जल्दी से। ओके, मैंने लेक्चर 15-20 मिनट पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट लेक्चर, इसलिए डोंट वरी, एक सेशन पूरा करके ही रखूंगा आज। रीजॉइन कर लो, जल्दी से करना फटाफट से लेक्चर।